बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 31 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम मेरे कौन हो वजदान? मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने वजूद का हिस्सा क्यों समझने लगी हूँ? इंसानियत का रिश्ता सबसे मुकद्दस और अजीम होता है, मैंने जवाब दिया, और यही रिश्ता इंसान को इंसान बनाता है। अगर ये रिश्ता टूट जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता, हैवान बन जाता है। तुम ठीक कहते हो, थाई वांग गहरा सांस लेते हुए बोली। इंसानियत का ये रिश्ता हमें एक दूसरे के करीब रखे हुए है। मैं जवाब देने की बजाय उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात और आंखों में सितारों जैसी चमक उभर आई थी। शायद उसके सर से बोझ उतर गया था, ज़हन से वो धुंध छट गई थी जिसने उसे किसी उलझन और कश्मकश में मुबतला कर रखा था। मुझे उस रात नर्स शीनू ने सब कुछ बता दिया था। मुझे वो रात याद थी जब मैं अपनी जान बचाने के लिए रोज क्लब से भागा था और सड़क पर पहुंचकर उसकी कार में पना ली थी। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और फिर कुछ कहे बगैर कार को वहां से भगा ले गई थी। उसने कितनी सच्चाई से शीनू को सब कुछ बता दिया था। वो मुझे किस नीयत से वहां से लेकर आई थी। उसके साथ रहते हुए एक दो दिन तो मैंने भी महसूस कर लिया था। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा करती थी और फिर वो मेरे सामने बरना होगी। उसका ख्याल था कि शायद मैं कोई हरकत करूंगा, मेरे सफली जज्बात मुझे कुछ करने पर मजबूर करेंगे, मगर मैं उसके जिस्म पर कोड़े बरसाकर कमरे से बाहर निकल आया। उसके बाद भी कई मरतबा ऐसा हुआ, लेकिन वो मौका कभी नहीं आया जिसका शायद उसे इंतजार था। थाई वांग तवील अरसे से शायद इसी ज़हनी कशमकश में थी कि मेरे साथ कौन सा रिश्ता इस्तवार करे, और आज उसके दिमाग पर छाई हुई धुंध कम हो गई। उसका जहन साफ हो गया था। थाई, मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज शायद तुम्हें भी सुकून मिल गया है। तुम्हारी बेकरारी में ठहराव आ गया है। तुम्हारे चेहरे की तमानीत और आंखों की चमक बता रही है। हाँ, मुझे वाकई करार आ गया है। उसने बात काटते हुए मेरे दोनों हाथ थाम लिए। मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आज मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगी हूँ। वो चंद में खामोश हुई, फिर उठते हुए बोली, तुम यहीं बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हम चाय पियेंगे और देर तक बातें करेंगे, बहुत सारी बातें। तुम चाय बनाओ, मैं जरा सा मास्टर रूचन को फोन करके मालूम करूँ कि उधर की सूरत हाल क्या है। मैं भी बेड से उठ गया, थाई किचन की तरफ चली गई और मैं सिटिंग रूम में आ गया जहाँ टेलीफोन रखा हुआ था। मैंने कुर्सी पर बैठकर रिसीवर उठाया। इस वक्त अगरचे 1:30 बजने वाला था, मगर कॉल फौरन ही रिसीव कर ली गई। वो मास्टर रूचन ही था। तुम कहाँ हो? वो मेरी आवाज सुनते ही चीखा। कांग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने तुम्हें उन दोनों बदमाशों से लड़ते हुए देखा था। काश मैं भी तुम्हारी वो फाइट देख सकता। लेकिन वजदान, क्या ये तुम्हारी हमाकत नहीं? इस तरह तो तुम अपने आप को किसी मुसीबत में फंसा लोगे। मैं जिंदगी के कुछ तजर्बात करना चाहता हूँ मास्टर, मैंने जवाब दिया। फिलहाल किसी ऐसी संगीन सूरत से मैं खुद भी बचना चाहता हूँ। लेकिन ये महज इत्तफाक था कि उनसे टकराव हो गया। दरअसल मैं थाई वांग के साथ कुशलिया की तलाश में निकला था। हम उसके ठिकाने तक पहुंच गए, लेकिन उसे कत्ल किया जा चुका था। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। आखिर में कह रहा था, उन दोनों ने वहीं से हमारा ताकुब किया था। कुशलिया को शायद दिन में किसी वक्त कत्ल किया गया था और मेरा ख्याल है उस वक्त से उस बिल्डिंग की निगरानी की जा रही होगी। कुशलिया ने चूंकि सोने की चोरी के मंसूबे का राज मुझे बताया था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि उस कत्ल की खबर सुनकर शायद मैं वहां आऊंगा। मेरा वहां पहुंचना महज इत्तफाक था। वो मुझे या थाई को पहचान नहीं सके थे। उन्होंने महज शुबे की बिना पर हमारा ताकुब किया था। थाई मुझे उस रेस्टोरेंट में ले गई। उसका ख्याल था कि हम वहां से उन्हें धोखा देकर निकल सकेंगे। वहां कांग अपने 2 आदमियों के साथ मौजूद था। इनकी मौजूदगी भी इत्तफाकिया ही थी, लेकिन उन्हें देखकर मेरा हौसला बढ़ा था। हमने इस कदर परफेक्ट हुलिया बदला हुआ था कि कांग भी मुझे पहचान नहीं सका था। वो तो मेरी आवाज सुनकर मुतवज्जो हुआ था। अगर कांग वगैरह ना होते तो जानते हो क्या होता? मास्टर रूचन ने कहा। अगर कांग मुझे नजर ना आता तो हम अकबी दरवाजे से निकल जाते और किसी न किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते। मैंने कहा, कुछ देर पहले महाराज को भी तुम्हारे बारे में रिपोर्ट मिल चुकी है। उन्हें अगरचे तुम्हारी कुव्वत बाजू पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो तुम्हारे लिए परेशान है कि कहीं धोखे में न मारे जाओ, मास्टर रूचन ने कहा। सिर्फ चंद रोज और मास्टर। मैंने थाई की तरफ देखा। वो ट्रे लिए किचन से निकल रही थी। मैं 1-2 दिन बाद दोबारा रिंग करूंगा मास्टर। विश यू गुड लक बॉय, मास्टर रूचन ने कहा और मैंने रिसीवर रख दिया। मैं थाई वाले कमरे में आ गया। थाई ने ट्रे बेड पर रख दी और बेड की पूछ से टेक लगाकर बैठ गई। ट्रे में रखे हुए मगों से बड़ी खुशगवार खुशबू उठ रही थी। वो चाय की बजाय काफी बनाकर लाई थी। थाई अभी तक वही कपड़े पहने हुए थी, मुख्तसर सी नीकर और मुख्तसर सा ब्लाउज। विग उसके सर पर भी थी और मेरे सर पर भी। दरअसल इन्हीं विगों ने हमारे हुलिये इस हद तक बदले थे कि कांग भी हमें पहचान नहीं सका था। मैंने अपनी विग उतार कर कुर्सी पर फेंक दी। थाई को भी विग का ख्याल आ गया। उसने भी विग उतार कर फेंकी और अपने बालों में उंगलियां फेरने लगी। थाई जिस अंदाज में मेरे सामने बैठी थी वो बड़ा शर्मंगेज था। मेरे दिल में अगरचे कभी उसके बारे में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था, लेकिन नजरों को काबू में रखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। उसने शायद मेरी बेचैनी को भांप लिया था। वो उठकर बाथरूम में घुस गई और चंद मिनट बाद बाहर निकली तो मेरे मुंह से इत्मीनान की सांस निकल गई। उसने स्लीपिंग सूट पहन लिया था। वो एक बार फिर मेरे सामने बैठ गई और अपना मग उठाकर कॉफी की चुस्कियां लेने लगी। हम चंद में एक दूसरे की तरफ देखते रहे और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया।
थाई वांग अपने बारे में वो बातें बताने लगी जो उसने पहले कभी नहीं बताई थी। मैंने जिंदा रहने के लिए बड़े पापड़ बेले, वो कह रही थी। तुमने मेरे बंगले में लड़कियों की नीम और यान तस्वीरें और एल्बम देखे होंगे। दरअसल 5 साल पहले मैंने शहर में एक मसाज पार्लर खोला था। पहले मैं अकेली थी, फिर 2 लड़कियां और रख ली। कारोबार बढ़ता गया तो मेरे पास लड़कियों और लड़कों की तादाद भी बढ़ती गई। उन्हीं दिनों जानकी देवी ने भी अपनी किसी दोस्त के साथ मिलकर अपने मकान में मसाज पार्लर खोल लिया था। मैंने अपना जाती मसाज पार्लर बंद कर दिया और शहर के दूसरे बड़े बड़े मसाज पार्लर को लड़के और लड़कियां सप्लाई करने लगी। मैंने सुखमविट रोड जैसे महंगे इलाके में अपना दफ्तर खोल रखा था। बड़ी कमाई है इस बिजनेस में। मैंने भी खूब दौलत कमाई। बैंकॉक के वेस्टर्न यूनियन बैंक में मेरे अकाउंट में आज भी खतीर रकम मौजूद है, लेकिन मौजूदा हालात में मैं अपने बैंक का रुख नहीं कर सकती। इस बिजनेस में कमाई तो है, परेशानियां भी बहुत हैं। कभी पुलिस परेशान करती है, कभी सर फिरे गाहक और कभी काम करने वाले लड़के और लड़कियां। मैं बहुत अरसे से ये काम छोड़ने का प्रोग्राम बना रही थी, लेकिन कोई और काम मेरी समझ में नहीं आ रहा था। चंद महीने पहले जानकी देवी का मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस बहाल कर दिया गया तो उसने अपना मसाज पार्लर बंद करके दोबारा क्लिनिक खोल लिया और फिर उसके कहने पर मैंने भी अपना बिजनेस किसी और को फरोख्त कर दिया। मेरा ख्याल था कि मैं ट्रैवल एजेंसी खोलूंगी। कुछ ऐसा आराम करने के बाद मैं अपनी एक दोस्त के इश्तराक से ट्रैवल एजेंसी खोल ली। दरअसल उसके पास लाइसेंस मौजूद था और सरमाया मैंने लगाया था। मुझे इस दफ्तर में जाते हुए चंद ही हफ्ते हुए थे कि तुमसे मुलाकात हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। मुझे अफसोस है, मैंने निदामत का इजहार किया क्योंकि उसका सब कुछ मेरी वजह से खत्म हुआ था, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। थाई वांग ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मुझे तुम जैसा इंसान मिल गया है। वो बात जारी रखते हुए बोली, यूं तो ये शहर इंसानों का जंगल है, लेकिन मुझे इंसानियत कहीं नजर नहीं आई। हर शख्स ने अपने आप पर फरेब का तमा चढ़ा रखा है। झूठ, धोखा, रयाकारी लोगों की फितरत सानिया बन चुकी है। ध्यान, खुलूस और लगाव मुझे किसी में भी नजर नहीं आया था। मैंने बहुत धोखे खाए हैं। कदम कदम पर ठोकरें खाने के बावजूद मैं अपने आप को ऐसे लोगों से दूर नहीं रख सकी। मैंने अपनी दौलत भी लुटाई और इज्जत भी, लेकिन मुझे धोखे और फरेब के सिवा कुछ नहीं मिला। जिस मर्द से मैंने जरा बेतकल्फी से बात की, उसने पहली फुर्सत में मुझे अपने बिस्तर की जीनत बनाने की कोशिश की। हत्ता कि एक 1.5 उम्र भिखारी जिसे मैंने तरस खाकर खाना खिलाने के लिए अपने घर में बुलाया, वो भी खाने को नजरअंदाज करके मुझ पर झपट पड़ा। वो समझा था कि शायद मैंने अपने जिनसी जज्बात की तस्कीन के लिए उसे घर बुलाया है। हर शख्स की नजरों में हवस है, दौलत की हवस, जिन्स की हवस। वो खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगी, फिर बात जारी रखते हुए बोली, फिर तुम मुझे मिले। मैं तुम्हें किसी और नीयत से लाई थी, मगर तुम दूसरों से मुख्तलिफ साबित हुए। यकीन करो, मैं ऐसे शर्मनाक लिबास कभी नहीं पहनती, लेकिन तुम्हारे सामने ना सिर्फ ऐसे अधूरे लिबास पहने बल्कि बरना तक हो गई। मगर तुम्हारे अंदर शायद बर्फ की सिल रखी हुई थी जो जरा भी नहीं पिघली। ऐसे मौकों पर मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में नफरत की चिंगारियां देखी, और तुम्हारी ये नफरत जिसे मैं ही महसूस कर सकती थी, मुझे कुशां कुशां तुम्हारी तरफ खींचती चली गई, मुझे तुम्हारे और करीब ले आई, और फिर मुझे यकीन हो गया कि तुम ही वो हस्ती हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं अपना सब कुछ खो कर भी तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा दिन शदीद उलझन का शिकार था। समझ नहीं पा रही थी कि किस नाते तुम्हें अपने साथ रखूं या किस रिश्ते का सहारा लेकर तुम्हारे साथ रहूं। लेकिन आज तुमने मेरी ये उलझन हल कर दी। जो गुत्थी मैं कई महीनों के दैनिक कर्म से भी सुलझा ना सकी, वो तुमने चंद लफ्जों में सुलझा दी। इंसानियत का रिश्ता वाकई बहुत अजीम है। ये रिश्ता कौमियत, मजहब, रंगो नस्ल कोई भी चीज रुकावट नहीं है। अपने और तुम्हारे बीच ये रिश्ता मुझे पसंद आया। अब मुझे वाकई किसी चीज का अफसोस नहीं, ना कोई दुख है मुझे अपने घर के राख हो जाने का। अब मैं तुमसे अलग होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुमने अपना रास्ता बदलने की कोशिश की तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं थाई, मैंने जवाब दिया, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुमने उस रात मुझे मौत के मुंह से बचाया, मेरी खातिर अपना सब कुछ तबाह व बर्बाद कर डाला और आंखों से एक आंसू भी नहीं बहाया। मेरी खातिर अपनी जिंदगी भी दाव पर लगा रखी है तुमने। तुम बहुत अजीम हो। तुम्हारे पास रहकर तो मुझे ऐसा सुकून मिलता है जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं तुमसे अलग कैसे रह सकूंगा। थाई मेरी तरफ देखती रही, उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई, और फिर वो बातें करती रही और मैं सुनता रहा। उसने खाली मग और ट्रे उठाकर कुर्सी पर रख दिए और वो नीम दराज हो गई। मैंने भी एक तकिया अपने सर के नीचे रख लिया और आड़ा होकर बेड के एक हिस्से पर नीम दराज होकर उसकी बातें सुनता रहा। रात इख्तिताम पजीर थी, मुझ पर कुनुदगी सी तारी थी। थाई की आवाज मेरी समाज से टकरा रही थी। ये आवाज किसी कुएं की गहराई सी आती हुई महसूस हो रही थी, और फिर मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। मेरी आंख खुली तो खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। मैंने सर उठाकर देखा, थाई वांग मेरे पैरों पर सर रखे सो रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी तमानियत और बड़ी मासूमियत थी। मैंने बड़ी आहिस्तगी से पैर हटाकर उसके सर के नीचे तकिया रख दिया और उठकर सीटिंग रूम में आ गया। इस वक्त दोपहर के 12 बज चुके थे। मैं कुर्सी पर बैठा ऊँगते हुए ज़हन से सोच रहा था, क्या मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, छुप छुप कर जिंदा रहना? तो कोई जिंदगी नहीं।
मैं कितना भी बहादुर सही, मुझे ये इतराफ बहरहाल करना पड़ा कि मेरे दिल में वो खौफ अब भी मौजूद था जिसने मुझे पाबंद कर रखा था। अगर कोई खौफ ना होता तो आज़ादी से घूमता फिरता, कोई काम करता, अपनी तालीम जारी रखता और जिंदगी की रंगीनियों में दिलचस्पी लेता। मैं कुर्सी पर शायद बैठा ये सब कुछ सोच रहा था कि पैरों की हल्की सी चाप सुनकर चौंक गया। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, वो थाई वांग थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में सुर्खी थी। मुझे उस पर तरस आने लगा। मेरी वजह से ये भी अपना सब कुछ खो बैठी थी और इसकी आज़ादी भी सलब हो गई थी। थाई जंगल में खड़ी मेरी तरफ देखती रही, फिर उसने बालों को समेट कर जूड़ा बनाया और किचन में चली गई। कुछ देर बाद चाय बनाकर ले आई। वो दिन भी इसी तरह गुजरा, कभी ऊँगते हुए, कभी बातें करते हुए और कभी स्क्रैबल ड्राफ्ट जैसे गेम खेलते हुए। लेकिन अब मुझे इन चीज़ों से भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी। मैं उस शाम भी घर से निकलना चाहता था मगर ऐसा नहीं कर सका। बिग से मेरा हुलिया बदल गया था और अब मैं इस हुलिये में भी बाहर नहीं जा सकता था। मुझे एक नए गेटअप की जरूरत थी मगर यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे मैं अपना हुलिया बदल सकता। इत्तेफाक से 5 बजे के करीब जानकी देवी का फोन आ गया। उससे मालूम हुआ कि आज के अखबारात में कौशल्या के कत्ल और चाई रोड पर एक रेस्टोरेंट में हंगामे की खबर शाया हुई थी। पुलिस को उन 2 ईपीओ की तलाश थी जो मकतूला कौशल्या की बहन शांति के साथ उस फ्लैट पर आए थे और बाद में रेस्टोरेंट में होने वाले हंगामे में भी यही दोनों मुलव्वस थे। झगड़ा उन्हीं की वजह से हुआ था लेकिन बाद में ये दोनों गायब हो गए। क्या शांति का भी कोई बयान अखबार में छपा है और क्या उसके बयान में मेरा नाम भी शामिल है? मैंने जानकी देवी से पूछा। बयान तो शाया हुआ है मगर तुम्हारा नाम नहीं है, जानकी देवी ने जवाब दिया। उसे सिर्फ ये कहा है कि वो स्टोर से छुट्टी लेकर निकल रही थी कि एक हिप्पी नौजवान और एक औरत उसे मिल गई। उन्होंने कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है, उन्हें रात गुजारने के लिए जगह की जरूरत है। उस हिप्पी औरत ने यह भी कहा था कि अगर वो रात को फुटपाथ या किसी पार्क में सोएंगे तो पुलिस या गुंडे और बदमाश उन्हें परेशान करेंगे। शांति के बयान के मुताबिक वो महज इंसानी हमदर्दी की बिना पर उन हिप्पियों को अपने फ्लैट पर ले आई थी। मगर कौशल्या की लाश देखकर वो खौफजदा हो गए और बताए बगैर वहां से चले गए थे। शांति के बयान में कहीं भी तुम्हारा जिक्र नहीं है। मैं जानकी देवी से अखबार में शाये होने वाली खबरों के हवाले से कुछ और बातें पूछता रहा और फिर उसे उन चीजों के बारे में बता दिया जिनकी मुझे जरूरत थी। जानकी देवी रात 11 बजे के करीब आई। वो मेरी मतलूबा चीजों के अलावा कुछ और चीजें भी ले आई थी जिनकी मुझे किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती थी। अगले रोज शाम को जब मैं तैयार होने लगा तो थाई वांग भी मेरे साथ जाने को तैयार हो गई, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। आज मैं अकेला ही जाऊंगा। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उसने मुझे घूरा। अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो? वो मुसीबत तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मैंने जवाब दिया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट बदस्तूर थी। मैं मुसीबत हूँ? वो चीखी और इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकता वो चील की तरह मुझ पर झपटी। मैं इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अपना दिफा नहीं कर सका। थाई ने मुझे कुर्सी से घसीट कर कालीन पर गिरा दिया और मेरे सीने पर सवार होकर पंजे मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। सच बताओ, क्या मैं वाकई तुम्हारे लिए मुसीबत हूँ? हाँ, बहुत बड़ी मुसीबत, मैंने हंसते हुए कहा। देखो ये मुसीबत किस तरह मेरे सीने पर सवार है। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिए। वो मेरे सीने से उतर गई। बात यह थाई, मैंने उठते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ होगी तो मैं आजादी से नकलो हरकत नहीं कर सकूंगा और इस तरह हो सकता है हम वाकई किसी मुसीबत में फंस जाएं। बात शायद थाई की समझ में आ गई। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहूंगी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। मैं मोहतात रहूंगा, मैंने उठते हुए कहा और तैयारी करने लगा। इस मरतबा मैंने अपना हुलिया जो बनाया वो सड़क से आप गुंडों जैसा था। गर्दन पर बिखरे हुए बाल जिन्हें पेशानी पर से हटाने के लिए अलास्टिक का हेयर बैंड लगा लिया। अलास्टिक का स्याह रंग का 3 इंच चौड़ा एक बैंड मेरी दाई कलाई पर भी था। दाई रुखसार पर जख्म का एक निशान भी बना लिया और नाक के करीब बाईं तरफ एक तिल भी नजर आ रहा था। जिस्म पर नीले रंग की खुले पांचों की पतलून और चमड़े की बगैर आस्तीन के जैकेट थी जिसके ऊपर 2 बटन मैंने खुले रखे थे ताकि मेरे गले में पड़ी हुई सुनहरी चैन वादे तौर पर नजर आ सके। दाई पिटली पर मैंने खंजर के फीते से खंजर भी बांध लिया। ये उलिया बदलने में थाई वांग ने भी मेरी बड़ी मदद की थी और फिर चंद कदम दूर हटकर वो गहरी नजरों से मेरा तनकीदी जायजा लेने लगी। अगर तुम इस गेटअप में मेरे सामने आते तो शायद मैं भी तुम्हें पहचान ना सकती। वैसे इस वक्त तो तुम वाकई छटे हुए बदमाश लग रहे हो, थाई वांग ने कहा और अपने बैग में से नोटों का एक बंडल निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया। वैसे तो गुंडे और बदमाश किस्म के लोग जेब से पैसा खर्च करने की बजाय लोगों से छीन झपट कर ही खाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जेब से खर्च करो। कॉटेज से निकलकर मैं पैदल चलता हुआ मेन रोड पर आ गया और वहां से टुक टुक में बैठकर सबसे पहले उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां गुज़िश्ता रात लड़ाई हुई थी। वहां इस वक्त भी महाराज के कैंप से ताल्लुक रखने वाले 2-3 लड़के मौजूद थे जो मुझे वजदान की हैसियत से अच्छी तरह जानते थे और मैंने उन्हीं की बेद पर बैठकर काफी पी। वो मुझे पहचान नहीं सके। दरअसल यहाँ आने का मेरा मकसद भी यही था। मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था कि मेरे गेटअप में कोई खामी तो नहीं रहेगी। रेस्टोरेंट से निकलकर मैं एक टैक्सी पर सवार हुआ और सुखमवट रोड पहुंच गया। यहाँ बड़े बड़े होटल और नाइट क्लब थे। मैं गुंडों वाली सुलिये में किसी बड़े नाइट क्लब या होटल में दाखिल नहीं हो सकता था। ऐसी कोई कोशिश भी करता तो मुझे रोक दिया जाता।
मेरी मंजिल तो वो नाइट क्लब था जहां निचले दर्जे के लोग और मुझ जैसे गुंडे ही आ सकते थे। मैरीलैंड नाइट क्लब टाइगर की मलकियत तो नहीं था, लेकिन उसकी निगरानी में चल रहा था। यहाँ औरतों के किक बॉक्सिंग के मुकाबले भी होते। ये मुकाबले शाम 8 बजे ही शुरू हो जाते और रात 2 बजे तक जारी रहते। सोई फेडरल होटल से कुछ फासले पर वाक़ मैरीलैंड नाइट क्लब में इस वक्त ज्यादा रश नहीं था। कई मेजें खाली पड़ी थी। स्टेज पर किक बॉक्सिंग का मुकाबला जारी था। 2 अधेड़ उम्र औरतें थकी हुई बिल्लियों की तरह एक दूसरे पर झपट रही थी। उनके जिस्मों पर अगरचे लिबास बराए नाम ही थे, लेकिन हाल में बैठे हुए लोगों को तो शायद उनसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मुझे वहां बैठे हुए अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि एक आदमी बड़ी बेतकल्फी से मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी उम्र 23-24 साल रही होगी। किसी कदर दराज कामत, बाल चिड़िया के घोंसले की तरह बिखरे हुए, क्लीन शेव, गले में स्याह डोरी और सामने एक दांत टूटा हुआ। उसने जीन्स और बगैर आस्तीन के दारीदार बुनियान पहन रखी थी। उसका जिस्म घुटा हुआ और बाजुओं के मसल उभरे हुए थे। वो कुछ थका थका सा लग रहा था। हेलो बास, वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुराया। हेलो, मैंने गहरी नजरों से उसका जायजा लिया। पहले तो मैं उसे अपनी मेज पर बैठे देखकर चौंका था, लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा कि उस शख्स से मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता। लगता है तुम्हारा धंधा खूब चल रहा है, वो मेरा जायजा लेते हुए बोला। यहाँ धंधा तो सभी का चल रहा है, एक मैं ही ठोकर खा रहा हूँ। क्या काम करते हो? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। कोई भी काम मिले कर सकता हूँ, उसने जवाब दिया। वैसे मैं मोटर मैकेनिक हूँ। बताया मैं अच्छा खासा काम चल रहा था। एक दोस्त के बहकाने पर यहाँ आ गया। वो साला चोरी के जुर्म में पकड़ा गया और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। शायद तुम्हें वापसी का किराया चाहिए, मैंने कहा। बहुत से हर हराम किस्म के लोग पैसे बटोरने के लिए दूसरों के सामने अपने आप को मजलूम बनाकर पेश करते हैं। नहीं, उसने नफी में सारी लाया। मैं अपने साथ नाकामी और नामुरादी की दास्तान लेकर वापस नहीं जाना चाहता। चाय या काफी पियोगे? मैंने पूछा। मैंने कल रात से खाना नहीं खाया। उसके लहजे में नदामत भी थी और अफसुर्दगी भी। मैंने एक बार फिर गौर से उसकी तरफ देखा। उसकी बातों में और उसके चेहरे पर सच्चाई की झलक नजर आ रही थी। वेटर्स आ रही है, जो खाना चाहो मंगवा लो, मैंने कहा। यहाँ नहीं, उसने कहा। ये नाइट क्लब है तो 3rd क्लास, मगर यहाँ के रेट ज्यादा हैं। उधर एक रेस्टोरेंट है, सस्ता खाना मिलता है। बैगलमे को ठिठका। वो मुझे यहाँ से लेकर कहीं और ले जाना चाहता था। किसी गड़बड़ के इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन मैंने बहरहाल रिस्क लेने का फैसला कर लिया और हम मैरीलैंड नाइट क्लब से निकलकर एक दरमियाने दर्जे के रेस्टोरेंट में आ गए। और फिर मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि उसने नहायत सस्ते किस्म के खाने का ऑर्डर दिया था। हालांकि ऐसे मौके पर जब बिल दूसरे की जेब से अदा होना हो, अच्छी से अच्छी और महंगी चीज मंगवाने की कोशिश की जाती है। मैंने वेटर्स को बुलाकर उसका ऑर्डर कैंसिल करवा दिया और बढ़िया किस्म के खाने का ऑर्डर दे दिया। खाना खाने के बाद काफी भी पी ली गई। वो मेरा बेहद एहसानमंद नजर आ रहा था। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। अगर आज भी मुझे खाना ना मिलता तो शायद मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने उसकी बात काट दी। किसी को एक वक्त का खाना खिला देना कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन मैं तो इसे एहसान समझता हूँ और हिम्मत हुई तो कभी इस बोझ को उतारने की कोशिश करूंगा, उसने कहा। मेरे दिल में अचानक ही एक और ख्याल गुजरा। बस स्टैंड के रिंग से बाहर भी मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो काबिले भरोसा हो और बाहिम्मत भी। और मुझे ये शख्स पसंद आया और इस मुख्तसर सी मुलाकात में मैंने उसे पहचानने में गलती नहीं की थी। अगर उसे मुनासिब तरीके से डील किया जाए तो ये मेरे लिए भी जान दे सकता था। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? मैंने पूछा। नाम रामन प्रसाद है और रिहाइश फुटपाथ पर, उसने जवाब दिया। उसके होंठों पर बड़ी जख्मी सी मुस्कुराहट आ गई। 1 महीना पहले पताया से यहाँ आया था। 2-4 दिन होटल में रहा, फिर फुटपाथ पर आ गया। दोस्ती करोगे? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। दोस्ती? उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। इसका मतलब समझते हो? इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती नहीं की। तुम एक सच्चे और खरे इंसान हो। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया। दोस्ती के नाम पर जान भी चली जाए तो मुझे अफसोस नहीं। रामन प्रसाद बुद्ध का पैरोकार था। उसे धर्म से ज्यादा लगाव नहीं था। वो एक सीधा साधा आदमी था जिसने जिंदगी के चंद असूल वादे कर रखे थे जिन पर वो अमल पैरा था। फिलहाल ये अपने पास रखो। मैंने जेब से कई नोट निकाल कर उसके हाथ में थमा दिए। आज की रात किसी होटल में बसर करो, कल मुझे इसी जगह पर मिलना। मैं तुम्हें कुछ और रकम दूंगा। अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना और किसी फ्लैट का भी बंदोबस्त कर लेना। वो हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। इसमें हैरान होने की क्या बात है? मैंने उसकी तरफ देख कर कहा। तुम तो दोस्ती में जान देने को भी तैयार हो और मैं तुम्हें ये कागज के चंद टुकड़े दे रहा हूँ। रामन प्रसाद ने कुछ कहना चाहा मगर उसके होंठ फड़फड़ा कर रह गए। आओ अब यहाँ से चलें, मैंने उठते हुए कहा। हम एक बार फिर मैरीलैंड नाइट क्लब में आ गए। इस वक्त गाहकों की तादाद में इजाफा हो गया था। स्टेज पर फाइटिंग का मुजाहरा करने वाली लड़कियां भी दूसरी थी। यहाँ कुछ नहीं है बास, रामन प्रसाद ने कहा। आओ मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूं कि सारी जिंदगी याद करोगे। हम मैरीलैंड से निकलकर एक टैक्सी में बैठ गए। रामन प्रसाद ने ड्राइवर को टक्सन ब्रिज की तरफ चलने को कहा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला। जब मैं पताया से यहाँ आया था तो मेरा दोस्त मुझे इस जगह ले गया था। वहां बाद चीजें देखकर तुम्हें हैरत होगी। रिवर के टक्सन ब्रिज से वो काठी ज्यादा दूर नहीं था जहां हम रिहाइश पजीर थे, लेकिन मैंने रामन प्रसाद को नहीं बताया।
टैक्सी दरिया के किनारे सड़क पर रुक गई। शंकरीला और नेशनल होटल के दरमियान में एक बहुत बड़ा प्राइवेट गेस्ट हाउस था। गेट पर गेस्ट हाउस नाम का न्यून साइन भी रोशन था। एक बहुत बड़ा रकबा 4 दीवारी ने घेर रखा था, जहां दरख्तों की बहुतायत थी। मैंने रामन प्रसाद को यह नहीं बताया कि मैरीलैंड जैसे घटिया नाइट क्लब में मेरा जाने का मकसद क्या था। उसके साथ यहाँ इसलिए आया था कि मैं उसका एतमाद हासिल करना चाहता था। गेस्ट हाउस का बड़ा हाल कुछ अजीब ही मंदिर पेश कर रहा था। लगता था मैं किसी परिस्तान में आ गया हूँ। नौजवान और खूबसूरत वेटर्स इधर उधर घूम रही थी। उनके जिस्मों पर लिबास बराए नाम ही था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यह गेस्ट हाउस अयाशी का बहुत बड़ा अड्डा था। एक लम्हे को मेरे दिल में यह ख्याल भी आया कि मैंने रामन प्रसाद पर भरोसा करके गलती तो नहीं कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मुझे पहचान लिया और एक फर्जी कहानी सुनाकर मुझे एतमाद में लेकर धोखे से यहाँ ले आया हो। लेकिन बहरहाल अब तो मैं यहाँ आ ही गया था। ओखरी में सर दिया था तो अब मौसलों का इंतजार था। वहां बैठे हुए 10 मिनट से ज्यादा नहीं हुए थे कि अंदरूनी दरवाजे से एक आदमी को बरामद होते देखकर मैं उछल पड़ा। वो दारा था, मेरा असल दुश्मन, जिसने जहन्नम की बलाएं मेरे पीछे लगा रखी थी। उसके जिस्म पर बेहतरीन सूट था। बाईं तरफ बगल के नीचे कुछ उबार सा नजर आ रहा था। मुझे समझने में देर न लगी कि वो बगली होलिस्टर था जो कोट के नीचे छुपा हुआ था। उसे देखकर मैं अपने आप पे अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा और रामन प्रसाद ने मेरी बेचैनी को महसूस कर लिया था। तुम उस लंबे आदमी को देखकर परेशान क्यों हो? उसने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी में पूछा। ओह कुछ नहीं, मैंने कहा। फिर जुआ खेलने का फैसला कर लिया। उसे देखकर कुछ पुरानी यादें जहन में उभर आई हैं। अगर उसने तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचाया हो तो मुझे बताओ, अभी उसकी गर्दन का स्क्रू ढीला करता हूँ, रामन प्रसाद ने कहा। मैंने गहरी नजरों से रामन प्रसाद की तरफ देखा। अब मुझे यकीन हो गया था कि इन लोगों में से नहीं था और इस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता था। ये बहुत खतरनाक आदमी है प्रसाद, मैंने सरगोशियाना लहजे में कहा। इसने मेरे माँ बाप को कत्ल किया था। ये अकेला नहीं है, इसके साथ 2 आदमी और भी हैं। वो भी दुनिया के सफाक तरीन आदमी हैं। ये लोग मुझे भी कत्ल करना चाहते हैं। मैं इनसे बचने के लिए सिंगापुर से भागकर पहले कोलालमपुर और फिर यहाँ आ गया। ये लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी पहुंच गए। इन्होंने टाइगर से यारी गांठ ली है और ये सब लोग मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। कई बेगुनाह बैंकॉक में भी इनके हाथों मारे जा चुके हैं। आज भी इनकी तलाश में निकला था कि तुमसे मुलाकात होगी। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ले आए और ये मेरी नजरों में आ गया। उसने भी तुम्हें देखा है, लेकिन हैरत है तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं दी, रामन प्रसाद ने कहा। मैंने इस वक्त अपना हुलिया बदल रखा है, इसलिए नहीं पहचान सका, मैंने कहा। अब तुम फिक्र मत करो बास, रामन प्रसाद ने कहा। मैं भी इसकी गर्दन का स्क्रू ढीला करता हूँ। यहाँ नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। सबसे पहले मैं इसका ठिकाना मालूम करना चाहता हूँ। हम 2 इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ इसके कुछ और साथी भी होंगे। हाँ तुम एक बात याद रखो, अगर हम यहाँ से बिछड़ गए तो कल शाम 8 बजे चाइना टाउन में महाराज जिम्नाजियम के करीब रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार करना। इतना लंबा इंतजार क्यों बास? अभी क्यों नहीं? रामन प्रसाद ने कहा। अभी वो तुम्हारी गर्दन का स्क्रू ढीला कर देंगे और मैं नहीं चाहता कि एक अच्छे दोस्त से महरूम हो जाऊं, मैंने कहा। रामन प्रसाद कंधे उचका कर रह गए और फिर दूसरे ही लम्हे मुझे एक बार फिर चौंक जाना पड़ा। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती थी। वही खूबसूरत लड़की थी जिसने उस रोज खानका के गेट पर मुझे वो गुलदस्ता दिया था जिसमें टाइम बम फिट था। वो लड़की चंद लम्हे दारा के पास रुककर बातें करती रही, फिर अंदरूनी दरवाजे में चली गई। दारा भी वहां से हटकर एक मेज पर बैठ गया जहां 2 खूबसूरत लड़कियां पहले से बैठी हुई थी। वो उनसे हंस हंस कर बातें करने लगा। तुम इस पर निगाह रखना, मैं अभी आता हूँ। मैंने रामन प्रसाद की तरफ देखते हुए सरगोशी की और उठकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे की दूसरी तरफ एक कुशादा रायदारी थी। बाईं तरफ ऊपर जाने के लिए जीना था। उस लड़की को मैंने उस तरफ मुड़ते हुए देखा था। जीने पर सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। मैं ऊपर चढ़ता चला गया। जीने के इख्तिताम पर कुशादा रायदारी बिल्कुल सीधी चली गई थी। आखिर में अंग्रेजी के रूफ टी की तरह दाई बाई मुड़ गई थी। रायदारी में दोनों तरफ कमरे थे। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे। मैं रायदारी के आखिर पहुंचकर रुक गया। दाईं तरफ आखिरी कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। उस रायदारी के दाएं बाएं कमरे थे और आखिर में खुली जगह थी। सिर्फ 3 फुट ऊंची मुंडीर थी। उसके दूसरी तरफ नीचे लान था। दरवाजे के सामने गहरे नीले रंग का पर्दा फैला हुआ था। मैं आड़ में खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। पर्दा जरा सा सिरका हुआ था और सामने सोफे पर किम टांगे फैलाए बैठा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था और उसके करीब खड़ी हुई वो लड़की उससे कुछ कह रही थी। मैं उन लोगों की बातें सुनने में इस कदर मगन था कि मुझे एहसास ही ना हो सका कि कब कोई मेरे पीछे आ खड़ा हो गया। चौंका तो मैं उस वक्त जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा था। वो दारा था।